हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पैडागोजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि फ्रेंड्स यहाँ से 30 नंबर अपना पक्का करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। आप लास्ट तक वीडियो देखें, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदी का लास्ट वीडियो है, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सेलेक्टेड करके यहाँ से क्वेश्चंस लाए हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए हम पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। वीडियो को तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको अगर वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे कि कोई विद्यार्थी है जिसके घर की भाषा और विद्यालय की जो उसकी भाषा है वो क्या है, अलग अलग है। तो आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं ताकि उसको जो है कक्षा में कोई परेशानी ना हो। तो क्या करेंगे आप, ए ऑप्शन है कि कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, उसे कक्षा में अधिक ध्यान देकर, सी है कि कक्षा में उसके मातृभाषा में शिक्षण करके, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपसे जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर होगा कि कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी बालक है अपनी मातृभाषा को अगर लेकर के विद्यालय जाता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको परिवेश देना है और उसको जो है उसको महत्व देना है, उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे वही होता है कि बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में हम उपयोग करके क्या कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की अध्यापिका सरिता को पता चलता कि शिक्षार्थी नवीन जानकारी को मौखिक रूप लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? श्रव्य है कि दृश्य शैली है कि गतिबोधक शैली है कि सौंदर्य बोधक शैली है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो अध्यापिका है कक्षा 3 की सरिता, उनको पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारी को मौखिक रूप में लेने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, लिखित रूप में लेना पसंद कर रहे हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिखित रूप के में लेना पसंद कर रहे हैं बच्चे, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य होगा। जो कि फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि वो दिख रहा है ना, वो लेखन के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे हम जो भी लिखा हुआ चीज़ हम देख करके ही तो उसको हम पढ़ते हैं। तो वो मौखिक बोलने के बजाय क्या करते हैं, वो लिखित रूप लेना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे दृश्य शैली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? अभिनय पर, लेखन पर, वाचन पर या पठन पर? तो यहाँ पे हम आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पे जिसका आंसर होगा वो होगा वाचन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया जिसके माध्यम से दी गई इस स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल का संवर्धन पर काम कर रही है? तो वाचन के माध्यम से ही तो हम अपनी विचारों को आदान प्रदान करेंगे। जब तक कि हम बोलेंगे नहीं, हमारे विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा? तो यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान करना यहाँ पे वाचन के माध्यम से होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों के मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि उन्हें मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। बी यहाँ पे है कि यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। सी है कि शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृति अनुभव करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है कि कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो शिक्षकों को कक्षा में जो पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों के मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनको जो है शिक्षार्थी की नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृति अनुभव करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा फ्रेंड्स यहाँ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि योगात्मक आकलन का उद्देश्य है। जो योगात्मक आकलन होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना करना। बी है कि शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत तथा धीमे गति से सीखने वालों पर लेबलिंग करना। सी है यहाँ पे कि विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। डी है कि साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से आकलन करना। तो यहाँ पे जो योगात्मक आकलन का जो उद्देश्य होता है वो ये है कि विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये निपुण की बात करता है। यहाँ पे क्वेश्चन है निपुण, जो इसका फुल फॉर्म है द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है। ए है यहाँ पे कि पठन, वाचन, लेखन और श्रवण और संख्या बोध पर है, कि पठन और लेखन पर है, कि सी है यहाँ पे कि पठन, लेखन और अंकगणित पर है, कि ऑप्शन नंबर डी है कि समझ के साथ पठन और संख्या का बोध। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो निपुण की बात हो रही है इसका जो है स्किल जो मुख्य केंद्र किस पर है तो ये है फ्रेंड्स हमारा समझ के साथ पठन और संख्या बोध पर है। ये फ्रेंड्स जो NEP आई थी जो 2020, इसी में निपुण की बात की गई है और इसके माध्यम से इसमें जो है 1 से लेकर कक्षा 3 तक की बात होगी कि समझ के साथ जो संख्या का बोध होता है। संख्या का बोध कहने का मतलब कि जैसे बच्चा प्लस जाने, माइनस और यहाँ पे भाग, डिवीज़न जाने, मल्टीप्लाई जाने, तो ये सब चीज़ें जो संख्या का बोध है उसे पता होना चाहिए 1 से लेकर कक्षा 3 तक के विद्यार्थी को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि समझ के साथ पठन और संख्या बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। क्या है? ए है कि उद्देश्य साध्य है, साध्य साधन है, सी है कि साधन साध्य है, डी है साध्य उद्देश्य है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषाई क्षमताओं का विकास है वो क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये साध्य है और साहित्य क्या है कि साधन है। तो यहाँ पे साध्य हो जाएगा और यहाँ पे साधन हो जाएगा। तो साध्य है और साहित्य क्या है? साधन है। जैसे भाषाई कोई सी भी भाषा में अगर समझ लीजिए कि कोई बुक ले लिए, कोई साहित्य की किताब ले लिया, पेंसिल या जो भी कुछ आप अगर मटेरियल्स लेते हैं वो एक साधन के रूप में हम देखते हैं। और यहाँ पे वही पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास, तो यहाँ पे साध्य है और साहित्य क्या है कि साधन है। हम एक साधन के रूप में साहित्य को क्या करते हैं? देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे जो नहीं है फ्रेंड्स, नहीं पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। यहाँ पे सर्कल कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए नहीं पे, ताकि उस पर हमारा बार बार ध्यान जाए, हमारा क्वेश्चंस गलत ना हो। ऑप्शन नंबर ए है कि भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना है। बी है कि अपने द्वारा कही गई बातों को तार्किक पुष्टि करना। सी है कि भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना। डी है कि रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जोड़ना। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वो यही होगा फ्रेंड्स कि भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो जो गलत है वही हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है। भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि का कौन सा वह आयु है भाषा अधिगम के लिए। ऑप्शन नंबर ए है कि जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं। बी है कि जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं। सी है कि जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं। डी है कि जब बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा कि जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, वो क्या होता है भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि का आयु होता है कि जब बच्चे क्या होते हैं भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक ग्रहणशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है
भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे भाषा जो कौशल है ना, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो श्रवण और पठन उत्पादक कौशल है, श्रवण और वाचन ग्रहण कौशल है, श्रवण उत्पादक कौशल है और पर पठन ग्रहण कौशल है, श्रवण ग्रहण है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि यहाँ पे 4 कौशल हैं। सबसे पहले यहाँ पे है फ्रेंड्स श्रवण, जैसे कि सुनना होगा। उसके बाद से फिर होगा बोलना, फिर होगा पढ़ना और फिर लास्ट होगा हमारा फ्रेंड्स लिखना। तो यहाँ पे जो सुबोपली करके है, यहाँ पे फ्रेंड्स सुनना, बोलना, पढ़ना और यहाँ पे जो है लिखना। यहाँ पे फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और यहाँ पर है लिखना। तो जो सुनना होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका यहाँ पे ग्रहणात्मक कौशल होता है। तो सुनना क्या है, ग्रहणात्मक कौशल है और बोलना क्या है, उत्पादक कौशल है। फिर यहाँ पे पढ़ना क्या है फ्रेंड्स, ग्रहणात्मक कौशल है और यहाँ पे लिखना क्या है, उत्पादक कौशल है। तो यहाँ पे जो बोलना हुआ और लिखना हुआ ये फ्रेंड्स उत्पादक कौशल में आता है और जो सुनना हुआ और जो लिखना हुआ ये ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स श्रवण क्या है कि ग्रहणात्मक कौशल है, जबकि वाचन क्या है, उत्पादक कौशल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आई होप आपको कि क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विषय के सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। क्या है मतलब उसकी किसी विषय को सीखने का मतलब, शब्दावली, विषय, अवधारणा, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं, शब्दावली। तो यहाँ पे किसी विषय के सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसके विषय वस्तु को सीखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जितने सारे हैं और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहाँ से देखिएगा फ्रेंड, जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता दें कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो। तो फ्रेंड जहाँ भी बच्चों के संबंधित आएगा कि बच्चों से संबंधित जो है जो क्रमिक प्रगति है उसका लेखा जोखा रखने के लिए या फिर उनके बारे में नोट करने के लिए कि बच्चा जो है अपने 1 साल के अंतर्गत कैसा प्रगति किया, किसमें प्रदर्शन अच्छा किया, किसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उसके बारे में जितने सारे लिखेंगे हम, जितना लेखा जोखा रखेंगे वो पोर्टफोलियो होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पठन क्या कहलाएगा। जैसे कि आप सामान्य अब कोई भी एक लेख पढ़ रहे हैं, उस लेख को आप क्या किया ना कि आप एक जो है दृष्टि से तेजी से आपने पढ़ा, उसको जल्दी जल्दी आप पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, बारीकी से पठन होगा कि तीव्र पठन होगा कि सरसरी तौर पर पठन होगा कि अर्थपूर्ण पठन होगा। अर्थपूर्ण पठन तो तब होता है जब हम क्या करते हैं कि आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो अर्थपूर्ण पठन होता है। लेकिन तीव्र पठन जो है बहुत फास्ट पढ़ते हैं। बारीकी पठन का मतलब कि जैसे कि उसका हम अर्थ का पता लगा सके कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन अगर ये पढ़े कि सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से अगर होगा तो सरसरी तौर पर पठन यहाँ होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वे पुस्तकें जिनमें शब्द न लिखे हों या बहुत कम शब्द हों जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती हो, उन्हें क्या कहा जाएगा। उन्हें चित्रात्मक पुस्तकें, विश्वकोश, मिथक और अनुश्रुति वास्तविक वस्तुएं। तो यहाँ पे तो पहली बात यहाँ स्पष्ट हो गया है कि वे पुस्तक है जिनमें शब्द न लिखे हों, मतलब उसमें कोई एक शब्द क भी नहीं बनाया गया है, वहाँ पे शब्द नहीं लिखा गया है। और वहाँ पे क्या है कि दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल का उसमें विकास हो रहा है। तो हमारा सीधा सीधा बात है फ्रेंड, चित्रात्मक पुस्तक होगा। वहाँ पे कुछ शब्द का कुछ लिखा नहीं गया है, वहाँ पे चित्र के माध्यम से बच्चे का क्या होगा, दृश्यात्मक चिंतन का भी वृद्धि होगा और अवलोकन कौशल में भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुणात्मक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है।
अध्यापक को भाषा सीखने में मदद करती है। बी है कि शिक्षार्थियों को भाषा अर्जित करने में मदद करती है। सी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुलभ बनाती है। डी है मनोरंजन का स्रोत है। यहाँ पे गुणात्मक शिक्षण अधिगम सामग्री का बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करती है, सुलभ बनाती है। गुणात्मक शिक्षण अधिगम सामग्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुलभ बनाती है गुणात्मक शिक्षण अधिगम सामग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास डैश है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते और प्रयोग कर पाते हैं। क्या है वो? भाषा अर्जन उपकरण है, सार्वभौमिक व्याकरण है, बोधगम्य निवेश उपकरण है या संप्रेषणात्मक दक्षता है। तो यहाँ पे चॉम्स्की ने प्रतिपादित जो किया था, उन्होंने दिया था LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने एक डिवाइस दिया था जिसका नाम है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसको बोलते हैं, इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाषा अर्जन उपकरण, इन्होंने भाषा अर्जन उपकरण का जो यही LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था, इसके जो है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते और प्रयोग कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक 3 वर्ष की बालिका पुस्तक में चित्र देखकर कहानी कहती है। यह बालिका क्या कर रही है? कोई 3 वर्ष की क्या है, कोई बालिका है, वो क्या कर रही है कि पुस्तक में चित्र को देख करके कहानी कह रही है। उसमें कुछ लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, उसको चित्र देख करके वो बता रही है कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं और ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि आरंभिक पाठक होगा, बी है कि कथावाचक, सी है चित्र पाठक, डी है पारंपरिक पाठक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपने क्वेश्चंस को देख करके तो चित्र पाठक आपने लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे चित्र देख करके यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन ये आप गलत हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि वो आरंभिक पाठक होगा, क्योंकि बच्ची जो है पहली बार उसने क्या कर रही है ना कि चित्र को देख करके कहानी कह रही है, उसको बता रही है उसमें उसके अकॉर्डिंग, चित्र के अकॉर्डिंग। तो वो क्या कर रही है, वो आरंभिक पाठक होगा, उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही हैं बजाय कि उनका अर्थ समझने पर। वह किस विधि का उपयोग कर रही हैं? वहाँ पे एक भाषा की एक अध्यापिका हैं, वो क्या कर रही है ना कि वो प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही हैं, लेकिन उनका अर्थ समझने पर नहीं, उनका अर्थ नहीं बता रही हैं। वहाँ पे अर्थ नहीं समझाया जा रहा है, सिर्फ उस प्रतिरूपों को दोहराव पर बल दिया जा रहा है। तो व्याकरण अनुवाद विधि होगा कि श्रव्य भाषिक विधि होगा कि परिस्थिति के अनुसार उपागम होगा कि संप्रेषणात्मक उपागम होगा। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि श्रव्य भाषिक विधि होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो संप्रेषणात्मक आप सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। संप्रेषणात्मक का मतलब यही होगा कि देखिए, जब तक हम किसी चीज़ का अर्थ को समझेंगे नहीं ना, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, हम उसको हम बता नहीं सकते हैं, हम समझा नहीं सकते हैं, अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, जब तक कि उस चीज़ का जो है उस शब्द का अर्थ हमको पता नहीं होता है, तब तक हमें संप्रेषणात्मक उपागम हम में हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे होगा श्रव्य भाषिक विधि होगा, क्योंकि इस पे प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही हैं, तो यहाँ पे श्रव्य भाषिक विधि होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कोई भी बालक अपनी प्रारंभिक भाषा कैसे वातावरण में सीखता है? आतिथ्य सरकारी परिवेश, निजी रूप से सिखलाने वाला परिवेश, सी है कि औपचारिक परिवेश, डी है स्वाभाविक परिवेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि स्वाभाविक परिवेश में जो है कोई भी बालक अपनी प्रारंभिक भाषा को क्या करता है, अपनी वातावरण में सीखता है, वो स्वाभाविक परिवेश होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम घर परिवार में जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए अलग से, उनके भाषा के लिए अलग से क्लास और बुक्स और जो है TLM की अलग से कोई ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। वो अपने वातावरण में, अपने परिवार, आस पास, पड़ोस, मित्र, दोस्त, रिलेशन के पास ही रह कर के क्या होता है कि बच्चा वह स्वाभाविक रूप से भाषा को सीखता है। यहाँ पे प्रारंभिक भाषा की बात की रही है, तो प्रारंभिक भाषा परिवार और परिवेश में ही तो होता है, तो वो स्वाभाविक परिवेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों का वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। संरचनात्मक उपागम, बी है मौखिक उपागम, सी है प्राकृतिक उपागम, डी है शब्दकोशी उपागम। तो यहाँ पे देखिए उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय की बात हो रही है। यहाँ पे बहुशब्दीय इकाइयों का वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। तो यहाँ पे बहुशब्दीय का मतलब हो जाएगा शब्दकोशीय उपागम। फ्रेंड्स कुछ आंसर ना क्वेश्चंस में भी छुपे होते हैं। आप 2 बार अगर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ना तो आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो शब्दकोशीय उपागम होगा यहाँ पे बहुभाषीय इकाइयों का वाक्यांशों की भूमिका पर शब्दकोशीय उपागम बल देता है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।